वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी होती है ट्रांसिल्वानिया के युवराज और इस मूवी के मेन कैरेक्टर व्लाद द इम्पेलर की। जब व्लाद छोटा था तब उसे जबरदस्ती तुर्की सेना में भर्ती किया गया था। दरअसल तुर्किस्तान उस वक्त की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी और ट्रांसिल्वानिया जैसी हर रियासत को उसका कहना मानना पड़ता था। उस वक्त तुर्किस्तान के सुल्तान ने ट्रांसिल्वानिया के सम्राट यानी व्लाद के पिता से 15 और उससे ज्यादा की उम्र के 1000 युवाओं की मांग की थी ताकि वो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सके। उसमें व्लाद को भी जाना पड़ा था। इन युवाओं को बड़ी ही क्रूरता से ट्रेन किया जाता था ताकि वो बड़े होकर खूंखार शिकारी बन सके और बगैर कोई सवाल पूछे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहें। उस क्रूरता की भट्टी में तप कर व्लाद उन सब में सबसे बेहतर बना। उसने खून की नदियां बहा दी। वो अपने दुश्मनों को मारता और उन्हें भाले से लटका दिया करता था। मार काट के इस तरीके को इम्पेलिंग कहते हैं। वो इसमें माहिर था, इसलिए सब उसे व्लाद द इम्पेलर कहते थे और उसके नाम से ही कांपते थे। एक दिन वो सबसे तंग आकर ट्रांसिल्वानिया लौट आता है और शांति से अपनी प्रजा की देखभाल करने लगता है। 10 साल ऐसे ही शांति से बीत जाते हैं और एक दिन व्लाद और उसके सैनिकों को एक लोहे का हेलमेट मिलता है। वो देखते ही समझ जाता है कि ये हेलमेट तुर्की सैनिकों का है। उसे पता था कि तुर्की सैनिक हमेशा टुकड़ियों में ही आते हैं। अगर वो लोग यहाँ हैं तो जरूर तुर्की सुल्तान के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। व्लाद को शक होता है वो लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने साथी को किले पर जाकर सैनिकों को चौकन्ना रहने को कहता है और किले का पहरे को मजबूत करने को कहता है। व्लाद के मुताबिक वो हेलमेट बुराकन टूथ माउंटेन से पानी में बहकर यहाँ तक आया था। वो अपने साथ 2 सैनिक लेता है और तुरंत उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। माउंटेन पर पहुंचते ही उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर और तुर्की सैनिक होंगे। ये सोचकर वो उसके अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ सैनिक तो नहीं मिलते, लेकिन गुफा के अंदर कई आदमियों के कंकाल दिखाई देते। गुफा के अंदर कोई था जो उन पर नजर रख रहा था। अचानक वो उन पर हमला करके व्लाद के 2 सैनिकों को मार देता है। वो व्लाद को भी मारने ही वाला था कि तभी कुछ किए बिना ही गुफा के अंधेरे में गायब हो जाता है। व्लाद देखता है कि वो जहाँ गिरा है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है। उसकी तलवार पर लगा उस दरिंदे का खून सूरज की रोशनी में बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। व्लाद समझ जाता है कि वो जो कोई भी है सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता। इसके बाद व्लाद बड़ी तेजी से अपने किले की तरफ बढ़ता है। किले में पहुंचते ही वो सारी घटना अपने धर्मगुरु को बताता है। धर्मगुरु कुछ पुराने ग्रंथों में थोड़ा ढूंढने के बाद बताता है कि गुफा में जिस दरिंदे ने उन पर हमला किया दरअसल वो एक वैम्पायर है। सदियों पहले वो वैम्पायर रोम का एक क्रूर सम्राट हुआ करता था। ताकत के लालच में उसने शैतान से सौदा किया। शैतान ने उसे अपनी काली शक्तियां तो दे दी, लेकिन उसे फंसाकर उस गुफा में कैद कर दिया, इन शर्त के साथ कि जब तक वो इन काली शक्तियों को किसी ऐसे इंसान को नहीं दे देता जो इन शक्तियों को संभालने लायक हो, तब तक वो इस गुफा में कैद रहेगा। और तब से वो वैम्पायर उसी गुफा में कैद है। वो दुनिया का पहला वैम्पायर था, इस वजह से वो मास्टर वैम्पायर कहलाता है। क्योंकि लोग पहले ही तुर्की सेना से डरे हुए हैं, व्लाद धर्मगुरु से ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। व्लाद जब अपने परिवार और अपने लोगों के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा था तब तुर्की सेना का सेनापति दरबार में आता है। व्लाद हर साल तुर्की सेना को चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा देता था ताकि वो कभी ट्रांसिल्वानिया पर हमला ना करे। लेकिन सेनापति कहता है कि इस बार सुल्तान को चांदी के सिक्के के अलावा 1000 युवा लड़के भी चाहिए जिन्हें वो ट्रेन करके अपनी सेना में शामिल करेंगे। व्लाद को ये बात मंजूर नहीं होती। व्लाद के सलाहकार उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो इस काबिल है कि वो तुर्की लोगों को जंग में हरा सके। उसकी वाइफ मरीना उसे सुल्तान से जाकर मिलने की सलाह देती है। जब व्लाद तुर्की सेना की तरफ से लड़ता था तब सुल्तान और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए मरीना को लगता है कि शायद सुल्तान उसकी बात मान जाए। व्लाद अगले ही दिन सुल्तान से जाकर मिलता है। वो सुल्तान से ये तक कहता है कि वो 1000 लड़कों की जगह वो उसे सेना में शामिल कर ले, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता और वो 1000 लड़कों के साथ वो व्लाद से उसके बेटे इंग्रेज को भी भेजने के लिए कहता है। उदास होकर व्लाद वापस लौटता है। व्लाद के बेटे को ले जाने तुर्की सैनिक उसके साथ आए थे। मेलिना अपने बेटे को तुर्की भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं होता। मेलिना फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख व्लाद का दिल पसीज जाता है। वो अपनी वाइफ को उस पर भरोसा रखने को कहता है और अपने बेटे को लेकर सेनापति के पास जाता है। लेकिन बेटे को सेनापति को सौंपने के बजाय वो उसे उसकी माँ के पास भागने को बोलता है। इससे पहले कि सेनापति कुछ समझ पाता, व्लाद सेनापति की तलवार निकालता है और सेनापति के साथ सभी सैनिकों को मार देता है। ये देख व्लाद का सलाहकार उसे उसके अंजाम के लिए आगाह करता है।
क्योंकि अब जल्द ही तुर्की और ट्रांसिल्वानिया के बीच एक अटल युद्ध होगा और तुर्की सेना के आगे विलाद की सेना का टिक पाना लगभग नामुमकिन था। तभी विलाद को उस मास्टर वैम्पायर का ख्याल आता है कि अगर वो वैम्पायर किसी तरह उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाए तो वो तुर्की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। बिना समय गवाए विलाद सीधा ब्रोकन टूथ माउंटेन की तरफ बढ़ता है। अब मास्टर वैम्पायर ही उसके लिए आखिरी उम्मीद था। जब विलाद गुफा के अंदर जाता है तब वापस उसे गुफा के अंदर देखकर मास्टर वैम्पायर चौंक जाता है तो विलाद में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो विलाद को सूंघता है और विलाद का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वैम्पायर उसे यहाँ आने की वजह पूछता है। विलाद उसे बताता है कि तुर्की सेना उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती। वो यहाँ अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए मदद चाहता है। मास्टर वैम्पायर कुछ सोचता है और उससे कहता है कि वो उसे अपनी सारी शक्तियाँ देने को तैयार है। वो उसे अपना खून पीने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसका खून पीने के बाद विलाद में उसकी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, लेकिन इन 3 दिनों में विलाद को इंसानी खून पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर विलाद 3 दिनों तक इंसानी खून पीने की इच्छा पर काबू रखता है तो वो 3 दिन बाद फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लेता है तो वो भी वैम्पायर हमेशा के लिए बन जाएगा और वो खुद यानी कि मास्टर वैम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरसाने इस गुफा से आजाद हो जाएगा। कोई और रास्ता न बचने की वजह से विलाद मास्टर वैम्पायर का खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो मास्टर वैम्पायर से पूछता है कि इसके आगे क्या होगा। मास्टर वैम्पायर कहता है कि अब तुम मरोगे। इसके साथ ही विलाद अपने होश खो बैठता है। अगले सीन में विलाद एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब वो आंखें खोलता है तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 लोगों की ताकत आ गई थी। वो दूर से ही कीड़े मकोड़ों की आवाज बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था। साथ ही वो खुद को चमगादड़ के रूप में बदल सकता था। वो तुरंत अपने किले की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की सेना उस किले पर हमला कर चुकी थी। विलाद के किले पर पहुंचते ही उसके परिवार और सेना को हौसला मिलता है। इसके बाद विलाद तुर्की के 1000 सैनिकों का मुकाबला करने पहुंच जाता है। अपनी और वैम्पायर से मिली शक्तियों से वो खून की नदियां बहा देता है। आखिर वहाँ 1000 सैनिकों की लाशें पड़ी थी और उनके बीच खड़ा था विलाद द एम्पेलर। तभी विलाद के सैनिक वहाँ आते हैं और विलाद ने अकेले ही 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। विलाद सैनिकों से कहता है कि उसने ये कैसे किया, इस बारे में कोई उससे कुछ ना पूछे, बस भरोसा रखे कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वो फिर से हमला करेगा। फिर विलाद अपने लोगों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर बने धर्म गुरुओं के आश्रम की तरफ रवाना होता है। जब वो और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तब विलाद को खून पीने की बहुत इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो अपना काबू ना खो दे, इस डर से विलाद अपने कैंप में चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा और बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि जब वो अपनी बीवी के पास होता है तब वो पल भर के लिए काबू से बाहर हो गया था। लेकिन वक्त रहते वो खुद को रोक लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक बंजारा समाज का आदमी था। वो आदमी विलाद को बताता है कि वो विलाद का नहीं बल्कि विलाद के पीछे भाग रहे चमगादड़ का पीछा कर रहा था। और चमगादड़ को विलाद के ऊपर मंडराता देख वो समझ गया था कि विलाद के ऊपर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वो विलाद को उसका गुलाम बनाने को कहता है और अपना हाथ काटकर विलाद को अपना खून ऑफर करता है। लेकिन विलाद उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुँचता है जहाँ युद्ध हुआ था, तो उसे वहाँ पर एक भयानक नजारा दिखाई देता है। विलाद ने सारे सैनिकों की डेड बॉडी भाले से लटका कर वहीं पर टांग दिया था। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो सैनिक सुल्तान को ये खबर पहुंचा सके कि विलाद सुल्तान तक जल्द ही आ रहा है। दूसरी तरफ विलाद ने खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा था ताकि उसकी खून पीने की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेलिना उसके पास जाती है और कहती है कि उसके शरीर पर जो घाव के निशान थे तुर्किस्तान में जो उसे ट्रेनिंग के दौरान मिले थे वो गायब हो गए। मेलिना के पूछने पर विलाद उसे ब्रोकन टूथ माउंटेन पर्वत की मास्टर वैम्पायर की मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी विलाद का करीबी दोस्त दिमित्रू वहाँ आता है। वो बाहर से ही विलाद से कहता है कि उन्हें जल्दी ही वहाँ से रवाना होना चाहिए क्योंकि दुश्मन सेना उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी आसमान में सूरज मौजूद था, जिस वजह से विलाद बाहर नहीं निकल सकता था। इस वजह से विलाद मेलिना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रात होते ही वहाँ से निकलकर उनसे मिलने का वादा करता है। मेलिना बाहर दिमित्रू से कहती है कि उन्हें अभी वहाँ से निकलना होगा और विलाद का राज रखने के लिए वो दिमित्रू से कहती है कि विलाद तुर्की सेना की जासूसी करने के लिए वहाँ से पहले ही जा चुके हैं। इसके बाद विलाद को छोड़कर बाकी सब वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है।
वलाद भी अपने कैंप से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ तुर्की सेना वलाद के लोगों पर हमला कर देती है। तुर्की सेना का कमांडर मरीना और इंग्रेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दिमित्रू उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। कमांडर इन पर हमला करने वाला होता है कि तभी वलाद वहां आ जाता है। वलाद कमांडर को खाई में फेंक देता है और उसे मरा समझकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो कमांडर वहीं खाई में लटका हुआ था। इसके बाद वो सबको लेकर पहाड़ी पर धर्मशाला में पहुंच जाता है। वलाद सबको तुर्की सेना का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहता है। दूसरी तरफ तुर्की कमांडर से सुल्तान को ये खबर मिल जाती है कि वलाद के पास बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। उसके सैनिक डरकर हार न मान ले, ये सोचकर वो एक प्लान बनाता है। वो सबकी आंखों पर पट्टी बांधता है ताकि वो वलाद के शैतानी रूप को देखकर डरे न, और उन्हें खुद गाइड करते हुए धर्मशाला की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वलाद की शक्ति देखकर उसके लोगों को भी उस पर शक होने लगता है कि वो शैतान बन गया है। जब वलाद कैंप से बाहर आता है तब धर्मगुरु की नजर उस पर पड़ती है। धर्मगुरु नोटिस करते हैं कि वलाद सूरज की रोशनी से भागने की कोशिश कर रहा है। वो वलाद के पीछे कैंप तक जाता है और समझ जाता है कि वलाद अब पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बना है। वो वलाद से कहता है कि अगर वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गया तो इससे इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। धर्मगुरु उसे इंसानियत की खातिर मरने के लिए कहता है। वलाद ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि तुर्की सेना का खतरा अभी टला नहीं है। तब धर्मगुरु तलवार से कैंप को फाड़ देता है और सूरज की रोशनी की वजह से वलाद का शरीर जलने लगता है। वलाद को जलता देख लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। वो लोग वलाद को मारने के लिए उस कैंप में ही आग लगा देते हैं। मरीना लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वलाद ने ये सब उनके भले के लिए ही किया है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार वलाद कैंप से बाहर आता है। उसका चेहरा जला हुआ था। वो गुस्से से लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि वो वैम्पायर लोगों की रक्षा के लिए ही बना है और उन्होंने ही उसे मारने की कोशिश की। उनके इस घिनौने काम के बावजूद भी वो तुर्की सेना के हमले से बचने के लिए उनको तैयार रहने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वलाद चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बचा हुआ एक दिन भी वो बिना खून पिए निकाल ले। चर्च से निकलकर वो मरीना से मिलने के लिए जाता है। तुर्की सेना अब किले के नजदीक पहुंच चुकी थी। वलाद मरीना को बताता है कि सुबह होते ही उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी, इसलिए ये जंग जीतने के लिए उसके पास सिर्फ आज की रात ही बची है। मरीना आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद वलाद अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित करता है। तभी उसकी नजर मंडराते हुए चमगादड़ों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करते हुए किले के एक हिस्से में पहुंच जाता है जहां चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ था, और भी चमगादड़ आकर वहां जमा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मालिक के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। वलाद उनकी हलचल को अपने दिमाग में महसूस कर पा रहा था। वो अपने हाथ उठाता है और सारे चमगादड़ इकट्ठा हो जाते हैं। वलाद उन चमगादड़ों की मदद से तुर्की सेना पर हमला करने का आगाज करता है। चमगादड़ की सेना तुर्की सेना पर मौत के परिंदों की तरह टूट पड़ती है। तुर्की सेना में हड़कंप मच जाती है। तभी वलाद की नजर तुर्की सेना में हौसला बढ़ाते हुए सुल्तान पर पड़ती है। वलाद सुल्तान को मारने और एक ही झटके में युद्ध खत्म करने को सुल्तान की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सुल्तान भी चालाक था। उसने अपनी यूनिफॉर्म में किसी और सैनिक को युद्ध में भेजा था और दूर से ही वो ये सब नजारा देख रहा था। इसके साथ ही वो एक शैतानी प्लान के साथ यहाँ आया था। उसने अपने सेना कमांडर के साथ कुछ सैनिक किले में भेजे थे जहाँ मरीना और इंग्रेस थे। सैनिक इंग्रेस को अपने साथ लेते हैं और मरीना को किले से नीचे फेंक देते हैं। वलाद मरीना को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। उसे मरता देख सुल्तान और उसके कुछ बचे कुचे सैनिक इंग्रेस को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब मरीना अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तब वो वलाद से कहती है कि सूरज ढलने में अभी थोड़ा सा वक्त बचा है। वो वलाद को उसका खून पीकर पूरी तरह से वैम्पायर बनने के लिए कहती है ताकि वलाद अपने बच्चे को सुल्तान की कैद से मुक्त करा सके। वलाद अपने दिल पर पत्थर रखकर वैसा ही करता है। वो मरीना का खून पीता है और पूरी तरह वैम्पायर बन जाता है और बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर वैम्पायर ड्रैकुला। उसका खून पीते ही गुफा में वैम्पायर मास्टर कैद से आजाद हो जाता है। ड्रैकुला वापस किले में पहुंचता है और वहां जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। अगली सुबह अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करने के बाद ड्रैकुला सुल्तान की वजूद को मिटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ड्रैकुला इतना ताकतवर बन चुका था कि उसने अपनी शक्तियों से सूरज को बादलों से ढक दिया था। ड्रैकुला और उसके साथी तुर्की सेना पर टूट पड़ते हैं। वलाद सेना कमांडर को मारकर मरीना की मौत का बदला लेता है। वलाद सुल्तान को मारने उसके कैंप में जाता है, लेकिन सुल्तान ने वलाद को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पूरे कैंप में चांदी के सिक्के बिछाए हुए होते हैं। वलाद उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन चांदी ने उसे काफी कमजोर कर रखा था। सुल्तान ने वलाद के बेटे को उस कैंप में ही कैद कर रखा था। वलाद और सुल्तान के बीच जोरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान कमजोर वलाद पर हावी होता नजर आ रहा था। सुल्तान वलाद की छाती में
लकड़ी का टुकड़ा घुसाने ही वाला होता है कि तभी व्लाद अपनी पूरी ताकत से वहां से गायब हो जाता है और वही लकड़ी उसकी छाती में घुसा देता है। इसके बाद व्लाद उसका खून पीता है और उसे मार देता है। बाहर बाकी वैम्पायर्स ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वो हैवानों की तरह उनके खून से अपनी प्यास बुझा रहे थे। वो व्लाद से उसके बेटे को भी मारकर सारे इंसानी रिश्तों से मुक्त होने को कहते हैं। व्लाद मना कर देता है। इसके बावजूद भी एक वैम्पायर इंग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। व्लाद शैतान बन चुके अपने साथी को मौत के घाट उतार देता है। बाकी वैम्पायर्स इंग्रेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी धर्मगुरु वहां आ जाता है। उसके हाथों में होली क्रॉस होने की वजह से वैम्पायर उसके नजदीक नहीं आ सकते थे। धर्मगुरु इंग्रेस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इंग्रेस व्लाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर व्लाद उसे समझाकर धर्मगुरु के साथ भेज देता है। उन दोनों के वहां से जाते ही व्लाद बादलों को हटा देता है। सूरज की गर्मी पड़ते ही व्लाद के साथ सभी वैम्पायर के शरीर खत्म होने लगते हैं। देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स के शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। व्लाद का शरीर भी जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगता है। इसके बाद व्लाद के बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। व्लाद एक नायक था। अब क्योंकि वो एक वैम्पायर था, इसलिए उसके वजूद की हर चीज को मिटाया जाता है। उसी समय जहां व्लाद का बेजान शरीर पड़ा था, वहां पर वही बंजारा आ जाता है जिसने पहले ड्रैकुला को अपना खून ऑफर किया था। वो अपना खून ड्रैकुला के मुंह में डालता है और ऐसा करते ही ड्रैकुला एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे ही कई सदियां बीत जाती हैं और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। बाजार में घूमते समय व्लाद को एक लड़की नजर आती है जो बिल्कुल मरीना की तरह दिखती है। वो उससे बात करके जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। वो लड़की अपना नाम मीना बताती है। वहीं एक आदमी अपने चेहरे पर भयानक मुस्कान लिए दोनों को बड़ी दिलचस्पी से दूर से देख रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर वैम्पायर ही होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।